वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर K2 क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट कि इंग्लिश ग्रामर को किस प्रकार से सीखा जा सकता है। और इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 3 पिलर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स कि इंग्लिश ग्रामर के 3 पिलर्स। अब आप सोच रहे होंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ये पिलर कहाँ से आ गए। जी हाँ, जिस प्रकार से किसी इमारत को खड़ा करने के लिए 3 पिलरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अंग्रेजी रूपी ग्रामर को समझने के लिए हमें इन 3 पिलरों का ज्ञान होना आवश्यक है, वरना हम इसके बिना अंग्रेजी ग्रामर को नहीं समझ सकते और ना ही हम सीख सकते। तो देखिए वो 3 पिलर कौन कौन से होते हैं। देखिए लिखा हुआ है 3 पिलर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कहने का मतलब ये जो इमारत है, जैसा कि आपको थंबनेल में बताया हुआ है, इंग्लिश ग्रामर का एक इमारत है। क्या है? इमारत किसकी है? इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर रूपी ये जो इमारत है वो इन 3 पिलरों के ऊपर टिकी हुई है। कितने पिलरों के ऊपर टिकी हुई है? 3 पिलरों के ऊपर टिकी हुई है। 1 2 3 ऐसा कैसे आपको थंबनेल में दिखाया गया है। तो अब देखते कि 3 पिलर कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ये पूरी ग्रामर चलती है, पूरी व्याकरण चलती है। देखिए पहला, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के 3 पिलर्स वो कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला पिलर है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब होता क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस का ढांचा, मतलब वाक्य का ढांचा। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, या कह दो इसको आकृति, या इसको कह दो बनावट, या हम इसको कह सकते हैं इसका निर्माण। कि वाक्य का जो निर्माण, वाक्य की जो बनावट, वाक्य की जो आकृति या इसका ढांचा कैसा होता है, किन किन चीजों से एक वाक्य का निर्माण होता है, ये सबसे पहली बात हम समझेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसमें 3 चीजें, ये क्या है? एक वाक्य, ये क्या है? एक वाक्य, सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत इसका जो निर्माण हो, इस सेंटेंस का जो निर्माण हुआ, इस सेंटेंस के निर्माण में कौन कौन सी, या इसके जो ढांचे में इसका जो स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर किन किन चीजों से मिलकर बना हो, कहने का मतलब ये है। तो देखिए इसमें जो आई है, यहाँ पे जो आई है, आई, यहाँ पे जो आई है ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। इसको आई को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम करेगा। और ये जो प्ले है, प्ले को हम बोलेंगे, इसको इस तरह से लिख देता हूं, यहाँ पे जो आई है ये आई को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। आई को बोलेंगे हम सब्जेक्ट। प्ले, प्ले क्या है अपना? प्ले है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और क्रिया। इसी प्रकार से जो क्रिकेट है, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है अपना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कहने का मतलब एक जो वाक्य के निर्माण में जो चीजें आवश्यक है वो क्या है, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका निर्माण किन चीजों से हुआ है, इसका जो ढांचा बना है वाक्य का ढांचा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट होता है डूअर, डू यानी होता है करना और ईआर लगता है डूअर, डूअर का मतलब होता है करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। काम को करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो कर्म कहलाता है। जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म कहलाएगा। और जो एक्शन हो रहा है, जो हो रहा है कार्य, जिसपे एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, प्ले, क्रिकेट खेलने का एक्शन हो रहा है, क्रिकेट खेले छक्का लग रहा है, एक्शन हो रहा है, तो यह क्या है, एक्शन। तो ये क्या हो गई, क्रिया। इस प्रकार से एक वाक्य के निर्माण में, एक वाक्य के स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने में मुख्य रूप से कर्ता क्रिया कर्म, कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। इसके बिना हम किसी भी प्रकार के वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। वैसे वाक्य का निर्माण करने के लिए और भी अनेक चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये तो होना ही आवश्यक है। जैसे एक वाक्य के निर्माण में, जैसे अपन एक और वाक्य लेते हैं, जैसे एन इंटेलिजेंट बॉय गोज टू स्कूल डेली। एन इंटेलिजेंट बॉय गोज टू स्कूल डेली। देखो ये भी एक वाक्य है और ये भी एक वाक्य है। इसका मतलब यह नहीं कि भाई वाक्य ये ही है, ये भी एक वाक्य है, ये भी एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य के अंतर्गत इनके अलावा, मतलब इनके अलावा नहीं, इनके साथ साथ भी और भी चीजें आती हैं जिनसे वाक्य, पूरा वाक्य बनता है। जैसे एन क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर आर्टिकल, क्या है यहाँ पर, आर्टिकल, एन है आर्टिकल, एन को हम आर्टिकल बोलेंगे। इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, एक बुद्धिमान छात्र, एक बुद्धिमान लड़का रोजाना विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉय, बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट है, बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट है। कहने का मतलब यहाँ पर इस लड़के की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं, और उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो इंटेलिजेंट क्या होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। उसके बाद में जो बॉय है, बॉय क्या है अपना नाउन, बॉय क्या है, नाउन। नाउन, नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ ए थिंग्स प्लेस एंड ए पर्सन कॉल्ड बाय नाउन। लेकिन इन सब बातों को हम, इन चीजों को हम, इन टॉपिकों से हम बाद में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत इन सभी टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के निर्माण में किन किन चीजों का होना आवश्यक है। गोज, गोज क्या हुआ अपना वर्ब। टू, टू क्या कर रहा है, इस बालक की क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, प्रेपोजिशन का काम करेगा ये, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। स्कूल क्या है, स्कूल यहाँ पर ये भी नाउन है, और एक यूं कहे तो ऑब्जेक्ट है। और डेली, देखो
एक बालक, एक इंटेलिजेंट बालक या लड़का रोजाना स्कूल जाता है। जाता है, कब जाता है? रोजाना जाता है, रोजाना जाता है। तो ये जो रोजाना है किसे जुड़ा है? क्रिया से। क्रिया की विशेषता बताए। जाता कैसे? रोजाना जाता है। कहने का मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहेंगे एडवर्ब। क्या कहेंगे? एडवर्ब। लेकिन इन सब चीजों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जो आगे पढ़ेंगे। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत जो वाक्य का ढांचा है, मुख्य रूप से वाक्य का निर्माण, मुख्य रूप से 3 चीजों, मुख्य रूप से 3 चीजों से होता है। अनेक चीजें होती है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होना चाहिए अपने पास? सब्जेक्ट होना चाहिए, और भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 जो चीजें हैं ये तो एक वाक्य के निर्माण में होना ही आवश्यक है। इस प्रकार से जो इंग्लिश ग्रामर के जो 3 पिलर थे उसमें से हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जो कि इसका पहला पिलर था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पिलर नंबर फॉर्म ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, क्रिया के प्रकार, क्रिया फॉर्म, क्रिया के प्रकार। फॉर्म ऑफ द वर्ब कि इसके कौन कौन सी फॉर्म में आता है, कौन कौन सी फॉर्म में आती है क्रिया। तो क्रिया, ये जो फॉर्म ऑफ द वर्ब की 3 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, और एक होती है थर्ड फॉर्म। जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, उसके अंतर्गत जो 3 पिलर्स हैं, उसके अंतर्गत जो 2 सा पिलर है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और जो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पर। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म क्यों? क्योंकि ये फॉर्म में सबसे पहले आती है। इसके बाद में इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोला जाता है। इसके बाद में सेकंड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। इसके बाद में एक होती है थर्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस प्रकार से देखो, जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस में, इसका यूज होता है, और जो सेकंड फॉर्म होती है इसका यूज फास्ट ओनली सिंपल में होता है। फास्ट सिंपल में इसका प्रयोग होता है।
जो पास्ट थर्ड फॉर्म है, तीनों टेंसों में इसका प्रयोग होता है। इसके बारे में हमें देखते हैं कि जो फॉर्म ऑफ वर्ड से ये क्रिया की जो फॉर्म होती है कौन कौन सी होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है कैसी, जैसे मान लो मैंने लिखा गो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म है इसकी गोन। कुछ फॉर्म होती है क्रियाओं की जो टेंसों के अनुसार ये परिवर्तन होती रहती है। इसको हम टेंसों के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारी के हिसाब से मैं कुछ फॉर्म लिखाऊंगा, उसके बाद में जो और अन्य फॉर्म है उसको वर्ब जो पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, उसके अंतर्गत जो हम वर्ब पढ़ेंगे उसके साथ हम सभी फॉर्मों को लिखेंगे। जैसे गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म गोन। गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया, गोन जा चुका। इसी प्रकार से जैसे मान लो बी, देखो बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना, और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर, वाज वर, ये सिंगुलर है ये प्लूरल। इसके बाद में बी, इसकी सेकंड फॉर्म है वाज, इसकी थर्ड फॉर्म है बीन, चुके, होना, था, चुके। अब इसका प्रयोग कैसे होता है सेंटेंस में, इनको हम जैसे मान लो ये लिखते हैं मैं हूं, मैं हूं क्या लिखते हैं आई एम, आई एम लिखते हैं, मैं हूं। वह है ही इज, तो क्या है ये जो एम है, एम का मतलब क्या हुआ हूं, तो इनका प्रयोग इज एम आर, इज एम आर के रूप में सेंटेंस के अंतर्गत होता है। इसके बाद में जैसे राइट, राइट का अर्थ क्या होता है लिखना, राइट की सेकंड फॉर्म क्या है रोट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है रिटन। इसी प्रकार से ब्रेक तोड़ना, ब्रोक तोड़ा, ब्रोकन। इसी प्रकार से कट कट कट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। कुछ फॉर्म ऐसी होती है जो तीनों फॉर्म में समान होती है। जैसे मैंने रीड, 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 ये तीनों फॉर्म क्या है समान है। इस प्रकार से हम फॉर्म ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत इन फॉर्म को अच्छी तरह से याद करेंगे और इनका यूज कहाँ होता है। और अब इसके बाद में हम थ्री पिलर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक है इसमें हम तीसरा पिलर पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल पर्सन, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल। इसके बाद में तीसरा पिलर है ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल पर्सन्स, पर्सन्स। देखो ग्रामेटिकल पर्सन्स का मतलब क्या, व्याकरण पुरुष। देखो पर्सन का मतलब होता है पुरुष, अब पुरुष भाई हम तुम क्या है पुरुष है। तो व्याकरण के अंतर्गत तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं, तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो हो जो बात करता है, एक पुरुष तो वह है जो बात करता है, और एक वो जिससे हम बात करते हैं, और एक वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक तो बात को करने वाला, एक बात सुनने वाला, और एक वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। पर्सन का मतलब पुरुष, पुरुष। तो पढ़ते हैं वो तीन पुरुष कौन कौन से हैं, तीन पर्सन कौन कौन से। देयर आर थ्री पर्सन्स, there are three persons of grammar, of grammar। तीन पर्सन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात को करता है, जो कहता है, जिसकी मैं जो बात कर रहा हूं वो फर्स्ट पर्सन हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तो तुम क्या हुआ, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात करें ही, वह, जो यहां पर नहीं है, तो क्या हुआ, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो क्या है, आई। देखो हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूं, या मैं इंडिया में रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं, आई एम इंडियन। और यदि हम इसी बात को बहुवचन में कहें तो वी आर इंडियन। आई और वी, आई तो क्या है, एक वचन मतलब सिंगुलर, और वी क्या है, प्लुरल, बहुवचन। तो ये दोनों रूपों में आएंगे। तो यहां हम लिखेंगे सिंगुलर। पहले हम सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो यहां सभी में हम सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। देखो फर्स्ट पर्सन जो बात को कहता है, कौन कहता है, मैं कहता हूं, तो मैं, आई क्या हुआ यहां पर, फर्स्ट पर्सन एक वचन है, आई का मतलब क्या होता है, मैं। अब सेकंड पर्सन का मतलब क्या हुआ, यू, जिससे हम बात कर रहे हैं, यू। सेकंड पर्सन क्या हुआ, यू। और थर्ड पर्सन क्या हुआ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, सी और इट। ही, सी, इट, जैसे या मून, चंद्रमा, वो भी थर्ड पर्सन ही है, सन, ये भी थर्ड पर्सन ही है। तो ही आता है पुल्लिंग के लिए, सी आता है स्त्रीलिंग के लिए, इट आता है नपुंसकलिंग के लिए। इस प्रकार से तीनों का अर्थ तो होता है एक ही है, लेकिन ये इनका तीनों का अर्थ एक होता है, लेकिन ये जेंडर के हिसाब से अलग अलग रूपों में आते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका बहुवचन, प्लुरल, प्लुरल, इसका भी प्लुरल, प्लुरल। देखो आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, और वी आर इंडियन, हम भारतीय। तो आई का क्या हुआ, बहुवचन, वी। तुम, यू आर ए नॉटी बॉय, तुम एक नटखट विद्यार्थी हो, नटखट लड़के हो। या यू आर लेजी, तुम आलसी हो। अब यदि हम एक व्यक्ति के लिए कहें कि यू आर लेजी, तुम आलसी हो, और यदि हम बहुत सारे व्यक्तियों के लिए तो यू आर ऑल लेजी, तो क्या उसमें यू तो आएगा, उसमें ऑल जुड़ जाएगा, तो यू का बहुवचन भी क्या होगा, यू होगा। यू का बहुवचन भी यू होगा, ठीक है। तुम और तुम सब, तो यू तो शब्द ऐसा कैसा ही आएगा। उसके बाद में ही, सी, इट, इनका बहुवचन होगा दे। यदि हम इन सबको एक साथ बोलें तो इनका बहुवचन क्या होगा, दे। पेरेंट, ये भी बहुवचन है, क्योंकि इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लुरल, जबकि हिंदी में और संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक हिंदी में भी दो ही होते हैं, और संस्कृत में होते तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि इंग्लिश में दो वचन होते हैं। तो पेरेंट्स, माता और पिता, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, लेकिन ये बहुवचन के अंतर्गत आ रहा है। देखो ये जो हमने पर्सन्स पढ़े, वो सभी पर्सन सब्जेक्ट से संबंधित है। किनसे संबंधित है, सब्जेक्ट से। ये सभी पर्सन सब्जेक्ट से संबंधित है। ये सभी पर्सन सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाले हैं। यदि हम जैसे आई के अलावा और भी पर्सन हैं, जैसे आई को हम मी बोलते हैं, आई को मी, माई, ये सब क्या है, ये सब पर्सन्स के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन ये सब ये किस में आते हैं, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। किसके स्थान पे आते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। जैसे वी, आवर, वी, आवर, अस, ये सब किसके स्थान पे आते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ
से संबंधित ही पढ़े हैं। इन सभी को हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। यू, दे, इस प्रकार से ये ग्रामेटिकल पर्सन्स हैं। और इस प्रकार से हमने जो व्याकरण के अंतर्गत आने वाले जो 3 पिलर हैं वो पढ़े। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना जरूर न भूलें।